हेलो दोस्तों, सुनो कहानी में आपका स्वागत है। आज के कहानी का शीर्ष है बोझ। चेतू, गुंजन, कम फास्ट, जोर से आवाज लगाते विशाल कुली के पीछे तेजी से लपके। चेतना ने अपनी 3 वर्षीय बेटी का हाथ मजबूती से पकड़ा और तेजी से विशाल की ओर बढ़ी। मम्मा, आइसक्रीम चाहिए। स्टॉल पर आइसक्रीम देखकर गुंजन मचल गई। ओहो, आगे चलो, डैडी गुस्सा करेंगे ना। पर आइसक्रीम के लिए गुंजन का रोना चालू हो गया। गजब की जिद्दी हो गई है लड़की भी, किसी चीज़ की मांग की नहीं कि तुरंत मिलनी ही चाहिए। भुनभुनाती हुई गुंजन ने हैंडबैग से 50 का नोट निकालकर दुकानदार को दिया और लगभग झपटते हुए आइसक्रीम उसके हाथ से लेकर आगे बढ़ी। भीड़ को चीरती हुई बच्ची का हाथ थामे सीधी वातानुकूलित डिब्बे के आगे जाकर रुकी। विशाल कुली को पैसे देते हुए बोले, कहाँ रह गई थी पीछे। तभी गुंजन ने आंखें मटकाते हुए आइसक्रीम दिखाई। डैडी देखो, मम्मा ने दिलाई। विशाल की नज़रें चेतना से मिली और दोनों मुस्कुरा दिए। बर्थ पर बैठने के बाद चेतना ने राहत की सांस ली। तभी सामने की बर्थ वाले सज्जन आ गए। अपना छोटा सा सूटकेस उसने अंदर किया। उसकी पीठ चेतना की तरफ थी। उसकी कद काठी देखकर चेतना का दिल डूबने लगा। ये बाल, ये चौड़ी मिलिट्री मैन जैसी देह उसे एकाएक किसी की याद दिला गए। नहीं, ये आकाश नहीं हो सकता। चेतना की सांसें धौकनी की तरह चलने लगी। आज कितने दिनों के बाद चेतना को आकाश की याद आई है। जब भी चेतना आकाश के बारे में सोचती है, उसके हाथ पांव अशक्त हो जाते हैं। उसका बस चले तो वह अपनी ज़िंदगी से वह चंद वर्ष ही निकाल दे जो उसने MBBS करने के दौरान मेडिकल कॉलेज में बिताए थे। तभी गुंजन की खिलखिलाहट सुनकर वह इधर घूमा। एक साथ उसकी निगाहें चेतना विशाल पर पड़ी। चेहरे पर कई रंग आए और गए। हेलो चेतना, हाउ आर यू। आकाश ने विशाल की ओर हाथ बढ़ाया। हेलो, आई एम आकाश। मैं और चेतना एक ही साथ पढ़ते थे। मैं डॉक्टर विशाल। नाइस टू मीट यू। विशाल ने पूरी गर्मजोशी से हाथ मिलाए। चेतना ने कभी आपके नाम का जिक्र तक नहीं किया। अरे, डिग्री मिलने के बाद सब अलग अलग हो जाते हैं, फिर कौन किसको याद करता है। वो तो हम जैसे विरले ही पुरानी यादों को सीने में लगाए रहते हैं। आकाश ने नाटकीय अंदाज में कहा तो विशाल हंस दिए। चेतना भी मुस्कुराई, पर मुस्कुराहट में छिपा दर्द स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। गुंजन के गालों को प्यार से सहलाया आकाश ने तो उसने अपनी मम्मा की गोद में मुंह छिपा लिया। बहुत प्यारी बिटिया है तुम्हारी, आकाश ने चेतना की आंखों में झांकते हुए कहा। चेतना की आंखें डबडबा गई और उसने अपने चेहरे मैगजीन से छुपा लिया। कुछ देर बाद चेतना जब नॉर्मल हुई तो उसने पूछा, अभी तुम कहाँ काम कर रहे हो। लखनऊ के एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जॉब कर रहा हूँ। शादी हो गई तुम्हारी। हाँ, ठहरो, तुम तो उसे पहचानती ही हो, हमारे जूनियर बैच की है वो। आकाश ने अपनी वॉलेट से एक तस्वीर निकाल कर दिखाई। अरे, ये तो अलका है। तस्वीर में खूबसूरत अलका आकाश के कंधों पर झुकी हुई थी। आकाश की गोद में गोल मटोल सा उसका बेटा था। तभी गुंजन को सुसु आ गई तो विशाल उसे लेकर बाथरूम की ओर चले गए। अलका से मैंने शादी की, इसलिए तुम्हें आश्चर्य हो रहा होगा ना। नहीं, दरअसल वो चेतना कहते कहते चुप हो गई। उसका विक्रम से अफेयर था, यही ना। चेतना चुप रही। चेतू, मेरी और अलका दोनों की हालत एक सी ही थी। अलका से विक्रम ने शादी का वादा किया था और छोड़ दिया, और मुझे। चेतना ने सर नीचे झुका लिया था। तुम खुश तो हो ना चेतू, आकाश पूछ रहा था। हाँ आकाश, विशाल बहुत अच्छे पति हैं। तब तक विशाल गुंजन को लेकर वापस आ गया और आकाश ने जबरदस्ती गुंजन को अपनी गोद में ले लिया। पहले तो गुंजन थोड़ा कुनमुनाई, फिर आकाश के साथ खेलने लगी। थोड़ी देर तक आकाश और विशाल मेडिकल प्रोफेशनल और उससे जुड़ी प्रॉब्लम्स की बातें करते रहे। चेतना उनकी बातें सुनकर हाँ हूँ करती रही। रात को उन्होंने ट्रेन में ही खाना मंगवाया और इकट्ठे ही खाया। इतनी देर तक उछल कूद करते करते गुंजन को भी नींद आने लगी थी। उसे लिटाकर थोड़ी देर तक चेतना उसके बालों में हाथ फेरती रही। तभी विशाल की आवाज़ सुनकर गुंजन उठकर बैठ गई। डैडी हमारे साथ क्यों नहीं सो रहे। सबको एक साथ हंसी आ गई। थोड़ी देर बाद गुंजन सो गई। चेतना भी सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसका अतीत जैसे चलचित्र की रील की तरह आंखों के आगे से गुजर रहा था। चेतना के डैडी नामी सर्जन थे। बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर, हर तरह के ऐशो आराम के बीच पली थी चेतना। वह 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। डॉक्टर पांडे को इस बात की कसक तो जरूर थी कि उनका कोई बेटा नहीं था, पर अपनी लड़कियों पर यह दुख उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। लड़कियां भी सब एक से बढ़कर एक थी। पढ़ाई लिखाई, नृत्य, संगीत, सब में परवीन। सगे संबंधी, रिश्तेदार सभी पांडे जी की किस्मत से ईर्ष्या करते थे।
बस एक बात ही उनके दिल को सुकून पहुंचाती थी कि पांडे जी के घर कोई कुलदीपक नहीं है। अपनी तीनों बेटियों के लिए छांट छांट कर दामाद लाए थे पांडे जी। एक दामाद IAS, दूसरा IPS और तीसरा इंजीनियर। दहेज में पंडित जी ने बिना मांगे समधियों के घर भर दिए थे। तीनों समधी पंडित जी की उदारता के आगे नतमस्तक थे। चौथी पुत्री चेतना चारों पुत्रियों में सबसे बढ़कर थी। रंग ऐसा कि छूने से गंदा हो जाए। पूरी 5 फीट 5 इंच लंबी, कंधे तक कटे काले घुंघराले बाल, खूबसूरत नाक और संतरे के फक्कों जैसे होठ, और पूरे चेहरे में सबसे खूबसूरत थी उसकी बड़ी बड़ी मछलियों सी आंखें। चेतना पढ़ने में बेहद होशियार थी। इंटरमीडिएट में ही उसने अपने पापा से कहा था, पापा मैं आपकी तरह डॉक्टर बनना चाहती हूँ। भाव विभोर से पंडित जी की आंखें छलक आए। तुरंत इंस्टीट्यूट, कोचिंग, कॉलेज सब शुरू हो गए और कुशाग्र बुद्धि चेतना प्रथम बार में ही मेडिकल टेस्ट में सफल हो गई। पंडित जी और उनकी पत्नी अपनी लाडली की सफलता पर फूले नहीं समाये। उनके खानदान में आज तक लड़कियां मैट्रिक से आगे पढ़ नहीं पाई थी। सिर्फ पंडित जी की ही तीनों बेटियां ग्रेजुएट होकर पूरी बिरादरी के लिए उदाहरण बनी हुई थी और अब चेतना डॉक्टर बनने की कल्पना से ही वे लोग रोमांचित हो उठे थे। चेतना मेडिकल कॉलेज में गई तो उसकी सुंदरता चर्चा का विषय बन गई। वह जिधर से गुजरती छात्र छात्राएं मुड़ मुड़ कर उसे देखते। चेतना के बैच की रैगिंग चल रही थी। क्लासेस शुरू हुए 2-3 दिन ही हुए थे। एक दिन चेतना क्लास में घुसी तो देखा कि सर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। उसने पूछा, मैं कमिंग सर? कमिंग? कहाँ थी अब तक? जी मैं लाइब्रेरी में थी तो वहाँ कुछ सीनियर्स ने रैगिंग। उसकी आवाज़ रुआसी हो चली थी। नर्वसनेस में चेतना को क्लास के लड़के लड़कियों की दबी दबी हंसी पता नहीं चल रही थी। तभी एकाएक सर घुसे और नकली सर बना आकाश कूद कर अपनी सीट पर जा बैठा। सर के जाने के बाद सारे स्टूडेंट चेतना पर इतना हंसे कि वह रो पड़ी। जब सब लड़कियां हॉस्टल जा रही थी तब लंबे लंबे डाक भरता हुआ आकाश आया और चेतना के सामने खड़ा हो गया। चेतना 1 मिनट रुकना प्लीज। चेतना के साथ उसकी प्रिय सहेली रूपा भी रुकी। चेतना, मैंने मजाक में तुम्हें रुला दिया। आई एम सॉरी। मेरा रास्ता छोड़ो, चेतना ने कड़े स्वर में कहा और हॉस्टल चली गई। इसके बाद आकाश की बेचैनी बढ़ती गई। कभी क्लासरूम में, कभी लाइब्रेरी में तो कभी कैंटीन में चेतना से माफ़ी मांगता, पर चेतना उससे बात भी करने के लिए तैयार नहीं थी। रूपा के द्वारा उसने कितने ही पत्र चेतना को भेजे पर वह तो उन्हें बिना पढ़े ही फाड़ डालती थी। आकाश पर क्लास की कई लड़कियां जान छिड़कती थी। गेहुआ रंग, प्रभावशाली आंखें, उन्नत नासिका, सघन काली मूंछें और शरीर ऐसा सुगठित कि उसे मिलिट्री मैन की उपाधि मिली हुई थी। चेतना जब क्लास में आती तो कई जोड़ी आंखें उसे मुग्ध दृष्टि से निहारती, पर अब आकाश की नज़रों की चुभन का एहसास उसे होने लगा था। एक बार उसने 3 दिन तक आकाश को क्लास में चेतना अंदर ही अंदर उसका इंतजार करती रहती। आकाश की अनुपस्थिति में क्लासेज, प्रैक्टिकल्स, लाइब्रेरी कहीं भी उसका मन नहीं लगता था। हार कर उसने रूपा से पूछा, आकाश क्यों नहीं आता, कहीं उसकी तबीयत। और तब रूपा ने जो बताया उसे सुनकर चेतना के लिए अपनी रुलाई रुकना कठिन हो गया। हुआ यूँ था कि एक दिन क्लास के कुछ लड़कों ने ब्लैक बोर्ड पर एक लड़की की तस्वीर बनाकर उसके अंग प्रत्यंगों की पूरी लाइब्रेरी की थी और उसके नीचे चेतना का नाम लिख दिया था। आकाश को जब पता चला तो वह उस ग्रुप के लड़कों के साथ भिड़ गया। कुछ लड़के आकाश के साथ भी हो लिए। खूब मारपीट हुई। उसी में आकाश के सिर पर किसी ने हॉकी स्टिक से मारा। उसके सिर पर 10 टाँके लगे। बाद में टीचर और प्रिंसिपल के बीच में पढ़ने से सुलह हुई और बात आगे बढ़ने से रुक गई। चेतना हॉस्टल के अपने कमरे में तकिए में मुंह छिपाकर खूब रोती तड़पती, आकाश प्लीज तुम जल्दी अच्छे हो जाओ, तुम मुझे इतना क्यों चाहने लगे। रूपा उसे दिलासा देती, समझाती। कई बार आकाश को पत्र लिखने की कोशिश भी करती, पर मन के भाव को कागज पर न उतार पाई। आखिरकार पूरे 7 दिनों के बाद आकाश स्वस्थ होकर क्लास में आया। जब चेतना से उसकी निगाहें मिली तो उसने उसकी निगाहों में फर्क स्पष्ट महसूस किया। हद तो तब हो गई जब लंच में उससे रूपा ने बताया कि चेतना उससे लाइब्रेरी के पीछे मिलना चाहती है। चेतना के साथ रूपा भी आई थी। आकाश
आकाश के आने के बाद रूपा वहाँ से चली गई। चेतू यहाँ क्यों बुलाया? आकाश के मुंह से चेतू सुनकर चेतना को झुरझुरी सी महसूस हुई। वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ी रही। चेतू मेरी बात सुनो। अपने प्रणय की इस याचना पर चेतना ने अपनी नजरें उठाई और आकाश की ओर देखा। उफ, कैसे मुग्ध करने वाली नजरें थी। चेतू, मुझे मेरे पत्रों का जवाब मिलेगा? चेतना ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसके बाद तो दिन, महीने, वर्ष प्यार में गोते लगते पंख लगाकर उड़ने लगे। चेतना और आकाश की जोड़ी पूरे मेडिकल कॉलेज में प्रसिद्ध हो गई। कभी छुट्टियों के बाद घर लौटने में दोनों में से किसी एक को 3-4 दिनों की भी देरी हो जाती तो दूसरे की हालत पर कटे पंछी सी हो जाती। कभी कभी दोनों प्रेमी भविष्य की योजनाएं भी बनाते। आकाश के पिता मामूली क्लर्क थे। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा आकाश अपने माँ बाप की आकांक्षाओं पर खरा उतर रहा था। उसके माता पिता बहुत कष्ट से उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उठाते हुए सुनहरे भविष्य के सपने संजो रहे थे। आकाश से चेतना बेहद प्यार करती थी, पर अब उससे अपनी शादी के बारे में सोचकर वह बेहद डर जाती थी। विजातीय होने के साथ साथ आकाश के घर वालों की हैसियत उसके घर वालों के सामने कुछ भी नहीं थी। चेतना को इस बात का पूरा आभास था कि उसके पापा कभी भी आकाश के साथ उसकी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर भी वह अपने मन को झूठा दिलासा देती कि शायद उसके रोने से मम्मी पापा पिघल जाए। एक बार चेतना के बर्थडे पर दोनों साथ साथ मंदिर गए। उसने लाल रंग का बांधनी प्रिंट सूट पहन रखा था जो बर्थडे के लिए मम्मी ने दिलाया था। सिर पर दुपट्टा रखकर भगवान शिव की पूजा करती चेतना को आकाश देखता ही रह गया। दोनों हाथों को जोड़े घुटनों के बल बैठी, होठों में बुदबुदाते चेतना भगवान से क्या मांग रही थी यह आकाश को पता था। पूजा के बाद दोनों मंदिर के पीछे बने तालाब की सीढ़ियों पर जा बैठे। चेतना अपने गोरे गोरे पाँव पानी में छपछपा रही थी। आकाश ने अपने हाथ को उसके हाथ में दे रखा था। तभी नींद में गुंजन पानी के लिए गुनगुनाई। चेतना ने उठकर उसे पानी पिलाया। आकाश और विशाल अपनी अपनी बर्थ पे शांति से सो रहे थे। क्या आकाश अलका से वैसे ही प्यार करता होगा? सोचकर चेतना को तस्वीर में आकाश की पीठ से लिपटी अलका की किस्मत से ईर्ष्या हो आई। MBBS की फाइनल परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी। सब स्टूडेंट पूरी तरह पढ़ाई में जुटे थे। चेतना और आकाश को मिले हुए कई दिन बीत जाते थे। फाइनल परीक्षा के बाद प्रैक्टिकल शुरू होने में थोड़ा गैप था। आकाश चेतना से मिलने हॉस्टल गया तो पता चला कि उसके घर में कोई जरूरी काम था, इसलिए उसके पापा स्वयं आकर उसे घर ले गए हैं। किसी बुरी आशंका से आकाश घबरा गया। पापा के एकाएक हॉस्टल आ जाने से चेतना भी घर आई हुई थी। घर पहुंचकर पापा ने बताया, चेतना बेटी, हमने तुम्हारी शादी एक डॉक्टर से तय कर दी है। उसके पिता चाचा सभी प्रशासनिक सेवाओं में हैं। अच्छे खानदानी लोग हैं। लड़का हर लिहाज से तुम्हारे योग्य है। तुम फोटो देख लो। तुम्हारे प्रैक्टिकल हो जाए फिर शुभ लग्न का दिन निकालवा लेंगे। पापा, लेकिन चेतना को लग रहा था कि पत्थर से कोई उसका दिल कुचल रहा है। हाँ बेटा बोलो, तुम्हारी माँ तो कब से तुम्हारी शादी के लिए जिद कर रही थी, पर मैंने कह दिया था कि मैंने अपनी बेटियों को ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार दिए हैं कि वे कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमें तकलीफ हो। तेरे लिए योग्य वर की तलाश मुझे बहुत दिनों से थी और आखिरकार अपनी हीरे जैसी बेटी के लायक वर मुझे मिल ही गया। अब मैं मर भी गया तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। छी पापा, आप कैसी बातें करते हैं? चेतना सिसक उठी थी। कुछ देर बाद चेतना हिम्मत जुटाकर माँ के पास गई। क्या बात है बेटी, बोलो। चेतना के गालों पर आंसू लुढ़क आए। फिर चेतना ने माँ के घुटने पर सिर रखकर रोते सिसकते हुए आकाश और अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया। माँ भौचक्की रह गई थी। उन्होंने चेतना को समझाया, तो जानती है कि इस घर में वही होता है जो तेरे पिता चाहते हैं। कहाँ हम ब्राह्मण, कहाँ वो कात्य। मेरी बात से, तुम्हारी बात से वो कभी सहमत नहीं होंगे। रात को जब चेतना की माँ ने उसके पिता को आकाश के बारे में बताया तो वह क्रोध से थर थर कांपने लगी। रमा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? उस बीते भर की लड़की की ये जुर्रत। रोती कांपती चेतना पापा के बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। तभी माँ चीखी, चेतना कमरे में घुसी। उसे देखकर पापा कुछ बोलना चाहते थे पर सीने को हाथों से दबाए बेहोश हो गए। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। चेतना पत्थर बनी सब देखती रही।
पापा को दिल का गंभीर दौरा पड़ा था। माँ ने चेतना के पांव पकड़ लिए। तू अपने पापा से कह दे कि तू इस शादी के लिए राजी है, नहीं तो तेरे पापा नहीं बचेंगे। चेतना रोते रोते सुनने सी हो गई थी। अब आकाश उसे कभी नहीं मिल पाएगा। उसका कलेजा छलनी छलनी हो गया था। ये उसे किस पाप की सजा मिल रही थी। 2 दिन के बाद वो पापा के पास गई और आंसुओं को पीते हुए बोली, पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी मर्जी से ही शादी करूंगी। स्नेह से पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। जा बेटी, तू वापस हॉस्टल जा, अपनी प्रैक्टिकल ठीक से देना। घर से निकलते हुए माँ के पैर छुए तो माँ ने कहा, तेरे पापा की ज़िंदगी तेरे हाथ में है बेटी। चेतना वापस हॉस्टल आ गई। उसने आकाश को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि सब कुछ जानने के बाद आकाश प्रैक्टिकल नहीं दे पाएगा। सबके साथ आकाश ने भी यही समझा कि उसके पापा की तबीयत खराब होने के कारण ही चेतना की ऐसी हालत हो गई है। अंतिम परीक्षा के बाद चेतना ने आकाश के नाम से पत्र लिखकर रूपा को दे दिया और बिना उससे मिले घर आ गई। पत्र पढ़ते ही आकाश पागल सा हो गया। वह चेतना से मिलने उसके घर भी गया, पर चेतना के घर वालों ने उसे मिलने ही नहीं दिया। चेतना डॉक्टर विशाल की पत्नी बन गई। शुरू में विशाल के हर स्पर्श से चेतना पर आकाश की यादें हावी होने लगती। वह किसी तरह अपने आप को संभालती। बाद में उसने दूसरे शहर से पीजी की पढ़ाई पूरी की। गुंजन की जिम्मेदारी, डॉक्टरी पेशे एवं विशाल में उसने अपने आप को इतना व्यस्त कर लिया कि फिर आकाश की यादें धुंधली पड़ने लगी। गुंजन के हाथ के स्पर्श से चेतना की तंद्रा भंग हुई। तकिया आंसुओं से गीला हो रहा था। सुबह उठते ही आकाश का स्टेशन आ गया। जाते समय उसने चुपचाप चेतना को एक पर्ची थमा दी। उसने विशाल से हाथ मिलाया। कभी लखनऊ आइए आप सबको, हमें बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जरूर, विशाल ने भी उसे अपने यहाँ आने का न्योता दिया। सोती हुई गुंजन के गालों को सहलाकर आकाश ने चेतना और विशाल से विदा ली। टॉयलेट में जाकर चेतना ने पर्ची पढ़ी। लिखा था, चेतू, वक्त बड़े बड़े घाव को भर देता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भगवान से सदैव प्रार्थना करता था कि मेरी चेतू जहाँ भी हो खुश रहे। मुझे बहुत खुशी है कि तुम विशाल के साथ सुखी हो। मैं और अलका भी अपने बेटे के साथ बेहद खुश हैं। आज इस यात्रा के बाद मैं अपने सीने से एक बहुत बड़े बोझ को उतार कर जा रहा हूँ। असीम स्नेह के साथ तुम्हारा आकाश। पत्र पढ़कर चेतना ने उसे टॉयलेट में फलस कर बहा दिया। आज उसके दिल का बोझ भी पानी के साथ जैसे बह गया था।